हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मध्यकालीन भारत यानी मेडाइवल हिस्ट्री को हमने शुरू किया था और एक कक्षा हमारी हो चुकी थी। आज दूसरी कक्षा हमें शुरू करनी है। पहली कक्षा कैसी लगी कमेंट जिस बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने किया भी था और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि कोई समस्या अगर आपको लगी हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। चलिए आज से हमारी कक्षा नेक्स्ट मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास की दूसरी कक्षा आज हम आरंभ करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री को जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था, हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। ठीक है, फर्स्ट वन था हमारा मुस्लिम इन्वेडर्स, सेकंड वन हमारा था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आज सेकंड वाला भाग हमें करना है। फर्स्ट पार्ट जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज सेकंड हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, हिंदी में भी लिख देता हूँ, दिल्ली सल्तनत। ये आज का हमारा विषय रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि दिल्ली को कैपिटल मान करके और वहाँ से जो पूरे इंडिया के ऊपर शासन किया गया। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल मान के पूरे इंडिया के ऊपर जो शासन किया गया वो किस समय से किस समय तक रहा था और उसके दौरान जो जो घटनाएं हमारी घटित हुई थी उन सब का हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के थ्रू हमारे भारत के अंदर जो शासन रहा था वो रहा था 1206 से 1526 तक, जब तक मुगल बादशाह बाबर नहीं आए तब तक। ठीक है, तो 1206 से 1526 इस समय का जो इतिहास है वो हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब आज का हमारा विषय क्या रहेगा, यह जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर कितने वंश, कितने राजवंश, कितने डिनेस्टी आई थी और किन किन शासकों ने शासन किया था। तो बेटा जैसे पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 राजवंश आए थे। ठीक है, 5 राजवंश आए थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जिनको आप याद रख सकते हो। कौन कौन से आए थे मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आया था वो आए थे स्लेव डिनेस्टी। ठीक है, स्लेव डिनेस्टी जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। सेकंड इसके बाद आए थे खिलजीज। ठीक है, खिलजी डिनेस्टी। और उसके बाद आए थे तुगलक। ठीक है, तुगलक डिनेस्टी। थर्ड वन जो आई थी वो आए थे सैयद डिनेस्टी। ठीक है, सैयद डिनेस्टी। एंड लास्ट वन आए थे लोधी डिनेस्टी। ठीक है, लोधी डिनेस्टी। तो ये 5 राजवंश हैं जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सत्ता के ऊपर आए थे अलग अलग समय पर। तो सभी राजवंशों को हम पढ़ेंगे, उनका शासनकाल क्या था, कब से कब तक कौन से किन्होंने शासन किया, वो सारी चीज़ें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है स्लेव डिनेस्टी का, गुलाम वंश आज हम पढ़ेंगे। इन 5 को लगभग ये 5 डिनेस्टी हैं और अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर हमारे लगेंगे। 3 कक्षाओं के अंदर आपका ये जो दिल्ली सल्तनत है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा के अंदर हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा स्लेव डिनेस्टी यानी गुलाम वंश। स्लेव डिनेस्टी जो गुलाम वंश है इनका टाइम क्या था, कब से कब तक दिल्ली के ऊपर उन्होंने शासन किया, 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290, अब अप्रोक्सीमेटली 84 ईयर्स, 84 साल के लिए इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ और उसके बाद एक एक पॉइंट टू पॉइंट जितनी चीज़ें हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे यूजफुल हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले एक बार। और बेटा जैसा कि मैंने कहा था कि आपको उतारने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और पहली कक्षा का पीडीएफ मैंने आपके सामने आपको भेजा था, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि लगा कैसा आपको, क्योंकि बिल्कुल ही एक फेयर तरीके से मैंने जो पीडीएफ था उसको बना के भेजा है, ताकि किसी भी बच्चे को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई कमी लगे तो आप बता सकते हैं, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है स्लेव डिनेस्टी। स्लेव डिनेस्टी या इसी को एक और भी नाम से जानते हैं इल्बरी डिनेस्टी।
ठीक है, इल्बरी डिनेस्टी भी इसको जाना जाता है, और हिंदी में जिसको कहा जाता है गुलाम वंश, गुलाम वंश जिसको कहा जाता है। समय मैंने बता दिया आपको 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। अब आपके मन में एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल उठ रहा होगा, और अगर नहीं उठ रहा है तो चिंता का विषय है, ठीक है। अब सवाल क्या उठ रहा है कि सर 1206 में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी कि एक नई डिनेस्टी का उदय हुआ। तो बेटा पिछली कक्षा अगर आपने देखा हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई थी मोहम्मद गौरी की, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में, तो 1206 के अंदर डाइट। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुख्य रूप से 3 जगह हैं। एक जगह हमारी है गजनी, जहाँ से ये शासन का आरंभ हुआ था, मोहम्मद गौरी का शासन जहाँ से आरंभ हुआ था, ये अफ़गानिस्तान के अंदर पड़ता है। दूसरी जगह एक है जो पाकिस्तान के अंदर आजकल है, उच्च एंड मुल्तान, उच्च एंड मुल्तान, एंड थर्ड वन जैसा कि आप पढ़ोगे दिल्ली। ये 3 जगह हैं आपकी, ऐसी 3 जगहों के बारे में आपको बताता हूँ। क्यों बता रहा हूँ समझाने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सर आपने क्यों टाइम खराब किया। गजनी जो है ना, यहाँ पे जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो गजनी का सम्राट था वो, तो इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे जो गजनी का शासन किसके हाथों में गया, वो गया जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था तुजुद्दीन येलदौज इनके हाथों में। उच्च एंड मुल्तान का शासक कौन बन गया, नजीरुद्दीन कुबाचा। चलो 2 प्रॉब्लम। अब दिल्ली का प्रशासक मोहम्मद गौरी ने किसको बनाया हुआ था, ये बनाया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक बनाया हुआ था मोहम्मद गौरी ने। अब हुआ क्या, गजनी का जो प्रशासक कौन बन गया, तुजुद्दीन येलदौज। उच्च एंड मुल्तान के ऊपर शासन कर लिया नजीरुद्दीन कुबाचा ने, और दिल्ली का जो प्रशासक था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या किया, उसने अपने आप को गजनी से अलग कर लिया। वैसे तुजुद्दीन येलदौज दावा करता था कि दिल्ली भी उसी के अंडर में है, बट इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को गजनी से अलग कर दिया। यानी भारत को जो पश्चिम एशिया के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही थी उन सारी घटनाओं से अलग कर दिया और अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था बना दी। तो इनसे अलग अब इसका भय नहीं इनको। उच्च एंड मुल्तान जो है ना, अब इसके साथ क्या किया, क्योंकि ये भी इसकी सीमा से टच कर रहे थे और ये भी चाहेंगे अपनी सीमा विस्तार करना, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी चाहेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली में साम्राज्य स्थापित किया ना, इन्होंने क्या किया, इन यहाँ से अपनी सिक्योरिटी के लिए, यहाँ से सिक्योर बनाने के लिए नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने अपनी सिस्टर जो थी ना उसकी शादी कर दी। किसके साथ, नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ। तो इनके साथ अपनी सिस्टर की शादी कर दी। अब शादी करने के बाद यहाँ से जो उच्च एंड मुल्तान जो पश्चिम में है ना भारत के, वहाँ से सीमा सुरक्षित कर ली। तो दिल्ली सल्तनत अब सुरक्षित होगी सभी प्रकार से, क्योंकि यहाँ से संबंध तोड़ लिया था। और ये गजनी के सुल्तान अगर भारत में आकर विस्तार करते तो वहाँ इनका शासन कोई और छीन लेता। अब इतने योग्य शासक तो बहुत बड़े थे नहीं कि पता नहीं ये विश्व विजेता बन जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि तुम अपना शासन करो, उनको अपना शासन करने दो फिलहाल के लिए। चलिए, तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का निर्माण कर दिया। तो संस्थापक कौन थे इस गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सवाल यह उठता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का पहला सुल्तान बताओ, तो आप कहोगे अरे हाँ भाई स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दोगे। बट आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना जरूर की थी, लेकिन ये दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान नहीं है। इन्होंने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की। इन्होंने कहा मैं गौरी का गुलाम था और गुलाम ही रहूँगा, और इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और इन्होंने कहा कि मैं जीवन भर एक सिपाह सलार के रूप में काम करूँगा। सिपाह सलार का मतलब है सेनापति, ठीक है। तो जीवन भर इन्होंने क्या किया, जब तक शासक रहे सेनापति के रूप में कार्य किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये पहले शासक थे, गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम कब से कब तक रहा, 1206 से
1210 ईस्वी, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे इस गद्दी के ऊपर। क्लियर बात आपको यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या काम करवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये आपको बात याद रखनी है, लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, लाख बख्श भी कहा जाता था इनको। ठीक है, लाख बख्श। लाख बख्श भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इनके टाइम पे कैपिटल कहाँ पे थी? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आज दिल्ली सल्तनत है तो मैंने जैसे कि बताया कैपिटल दिल्ली होनी चाहिए, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो कैपिटल थी ना वो थी लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था और वहाँ पे उनकी कैपिटल थी। ठीक है, इनके टाइम पे दिल्ली कैपिटल नहीं थी। इसके बाद आगे इसको एक बार इरेज कर देता हूँ मैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने और क्या क्या किया दिल्ली सल्तनत के ऊपर जब शासन कर रहे थे। इन्होंने 1192 ईस्वी, इनके शासनकाल देखो मैं, जैसा कि गुलाम वंश क्या था 1206 से था। जैसा कि मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो शासक रहे थे 1206 से 1210 तक, लेकिन ये देखो 1192 बता रहा हूँ आपको। सो याद रखिएगा उस समय पे शासक नहीं थे, प्रशासक थे मोहम्मद गौरी के अंडर में। उस समय पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इन्होंने क्या कराया, ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में कुछ बात याद रखना। 7 मंजिलों की एक इमारत थी और 72.5 मीटर की मीनार है। और ये जो कुतुब मीनार है ना, ये विश्व में सबसे बड़ी मीनार है ये, 72.5 मीटर की। ठीक है, और आज इसके अंदर 5 मंजिल का मतलब समझते हो, स्टोरेज बिल्डिंग जो है ना, 1 2 3 कितने मंजिल की कितने बिल्डिंग है, कितने स्टोरेज हैं उसके अंदर, तो वो स्टोरेज जो है ना 5 मंजिलें बची हैं, 7 थी टोटल। ऐसा कहा जाता है 2 मंजिलें कोई हेलीकॉप्टर या जहाज टकरा गई थी, ऐसा कहा जाता, बट एग्जैक्टली प्रमाण किसी के पास नहीं वो कैसे गिरी। अब ये ऐसा नहीं कि 5 की 5 जो मंजिलें हैं वो कुतुब मीनार की जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। देखिए 7 मंजिल में से पहली जो मंजिल है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसके बाद वाली जो 4 मंजिल हैं, 4, ये चारों के चारों बनवाई थी। इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश, जो इसके बाद गुलाम वंश की गद्दी पर बैठेगा, उसने बनवाई। और सबसे ऊपर वाली 2 जो हैं ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश आएगा आगे वहाँ पे। तो 2 मंजिल उन्होंने बनवाई थी। आज 5 ही बची हुई हैं, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस कुतुब मीनार को रिपेयर किसने करवाया? तो रिपेयर करवाया था सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने रिपेयर करवाया था, जो कि लोधी वंश आएगा दिल्ली सल्तनत पे आके। इतनी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिर्फ इस कुतुब मीनार से, जो आपको एग्जाम के लिए हमेशा ही याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद पहली मस्जिद जो बनवाएगी दिल्ली के अंदर वो कहाँ बनवाई थी? मेहरौली में। और किसने बनवाई? ऐबक ने। उसका नाम क्या था? कुवैत उल इस्लाम नाम की पहली मस्जिद बनवाई थी दिल्ली के अंदर मेहरौली में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, याद रखिएगा। उसके बाद एक और बात आप याद रखेंगे नोट करके, एक और मस्जिद का नाम आप सुन सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2.5 दिन का झोपड़ी समझते हो ना, झोपड़ी बोलते हैं। जैसे कि आप किसी भी अमीर व्यक्ति से पूछोगे कि भाई घर कहाँ तुम्हारा, अरे अपनी झोपड़ी बस यही है, छोटी सी है, कैसे बोलेगा आपको? ठीक है, तो झोपड़ी सुना होगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 का मतलब 2.5, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का नाम है। इसको बनवाया किसने था? इसको बनाया था विग्रह राज, एक शासक हैं विग्रह
राज्य इन्होंने बनवाई थी। एग्जाम में आप देखिए थोड़ा सा डीप करेगा अगर क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कुवैत उल इस्लाम जो मेहरौली के अंदर मस्जिद बनवाई थी ऐबक ने, वो कितने मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई थी? तो याद रखिएगा 27 मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई थी। अब पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनवाई गई थी उसको बनवाने के लिए किसको तोड़ा गया था? संस्कृत पाठशाला को तोड़ा गया था। क्लियर बात यहाँ तक? संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, ठीक है, संस्कृत स्कूल था उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई गई। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई आई थिंक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप बता सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो इसको क्लियर कर दिया जाए। चलिए क्लियर करने से पहले 2 बात इसके बारे में और जो हैं वो यही बता देता हूँ, उसके बाद क्लियर कर देंगे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? 1210 ईस्वी में एक गेम होता चौगान, ठीक है, चौगान घोड़े पर बैठकर खेला जाता है जो चौगान, ये खेल खेलते समय घोड़े से गिर गए और घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1210 में। इस घोड़े का नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सुभ्रक। सुभ्रक नाम था इस घोड़े का जिस घोड़े से गिरकर मरे। और ये सुभ्रक घोड़ा किसका था? ये मेवाड़ के राजा कर्णदेव का था, ठीक है, मेवाड़ के राजा कर्णदेव उनका घोड़ा था। इस घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा स्लेव डिनेस्टी, गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। चलिए वैसे थोड़ा सा माहौल अब कुछ गर्म ही चल रहा है मार्केट के अंदर, बच्चों के अंदर काफ़ी क्रोध और रोष देखने को मिल रहा है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट, डिसलाइक पे डिसलाइक कर रहे हैं। तो बेटा छोटी सी सलाह आपको देना चाहूँगा, उन सब चीज़ों के अंदर उतना ही टाइम दें कि आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि पढ़ाई छूट जाए और कल को गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बोल दे हाँ बेटा चलो 2 महीने बाद एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो कभी एग्ज़ाम धरा का धराना रह जाए आपका, ठीक है। सो इसलिए ध्यान रखें पढ़ाई पे कोई किसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए, वो ज़रूरी है, वो नेसेसरी है। बाकी गवर्नमेंट का काम है, आप अपनी तरफ से इंडिविजुअल जितने प्रयास लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। सो बेटा देखो सबसे बड़ी एक और समस्या आप लोगों की कि जो प्रॉब्लम होती है ना वो प्रॉब्लम आप बहुत टाइम बाद बताते हो लगातार। जैसे कि आपको किसी भी कक्षा में प्रॉब्लम है अगर किसी को, वो 4 कक्षाओं के बाद बताएगा अरे सर ऐसा कुछ लग रहा था। सो अगर ऐसा कुछ आपको लगे ना तो प्रॉब्लम तुरंत उसी टाइम पे उसी कक्षा के अंदर कक्षा देखते देखते कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और जैसे ही हिस्ट्री की कक्षाएँ पूरी होंगी तो उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ओके। बायोलॉजी का सेक्शन सबसे पहले उठाएंगे और बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। साइंस एंड टेक कोई भी एग्जाम देना ज़िंदगी में सबके लिए रहेगा वो। चलिए शुरू करते हैं आगे। चलिए अगले शासक गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठे थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। छोटे मोटे जो शासक थे ना जो साल 6 महीने के लिए आते थे वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं बनते किसी प्रकार के। वो बेचारों को यही सोचने में समय निकल गया कि तुम गद्दी पे रहोगे या नहीं रहोगे, इसीलिए, ठीक है। चलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और ये रहे थे 1210 से और 1236 तक। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश नाम याद रखेंगे, नाम तो सुना ही होगा इनका। इल्तुतमिश जो हैं ये गुलाम थे, किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है, उनके स्लेव थे ये। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और ऐबक के गुलामी यानी कि गुलाम के गुलाम भी कहा जाता है इनको। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो हैं इनको स्लेव ऑफ स्लेव यानी गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है इनको। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले फर्स्ट सुल्तान, पहले सुल्तान थे। जैसा कि मैंने बताया था ऐबक ने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी, उन्होंने सिर्फ सेनापति के रूप में कार्य किया था। ये पहले सुल्तान थे, याद रखें, ठीक है। और इनके टाइम पे खलीफा कौन थे? खलीफा जो होते थे ना वही
सुल्तान की उपाधि देते थे किसी को भी, किसी भी शासक को, वो थे अल मुंतसिर बिल्लाह। अल मुंतसिर बिल्लाह, ये खलीफा थे, धार्मिक गुरु, जो कि बादशाहों को उपाधि दिया करते थे, वही अप्रूव किया करते थे फाइनली। उनके अप्रूव करने के बाद ही कोई बादशाह बनता था, ठीक है, शासक बनता था। चलिए, तो पहले शासक हो गए, सुल्तान हो गए, गुलाम का गुलाम इनको कहा जाता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद जब ये शासक बने तो इनके सामने 3 समस्या आई, फिर से वही एक पीछे आपने अभी अभी पढ़ा था, तुजुद्दीन येल्दौज। मैंने आपको बताया था ये कहाँ की गद्दी पर बैठे थे, ये बैठे थे गजनी, ठीक है, गजनी की गद्दी पर बैठे। और दूसरा मैंने बताया था नज़ीरुद्दीन कुबाचा, और ये कहाँ की गद्दी पर थे, उच्च एंड मुल्तान। और तीसरी प्रॉब्लम एक और आई, अली मर्दान। अली मर्दान, 3 प्रॉब्लम्स आई इल्तुतमिश के साथ। देखिए, इल्तुतमिश जो है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था, गुलाम के साथ होने के साथ साथ उनके दामाद भी थे। दामाद का मतलब यू नो वेरी वेल, इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री जो है ना, उसकी शादी इल्तुतमिश के साथ की गई थी, तो उनके दामाद थे। तो यहाँ से इल्तुतमिश को वहाँ से तो प्रॉब्लम हुई नहीं, इसलिए उसके बाद शासक बन गए। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को तुजुद्दीन येल्दौज से प्रॉब्लम तब नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और ये गजनी में अपना साम्राज्य जमाने में लगे हुए थे। नसीरुद्दीन कुबाचा से ऐबक की बहन की शादी हो गई थी, तो उनसे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब इल्तुतमिश को तो प्रॉब्लम करेगा ना ये दोबारा से। इसीलिए क्या हुआ, सबसे पहले तुजुद्दीन येल्दौज जो है ना, इनके साथ क्या किया इल्तुतमिश ने, 1216 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी जिसको कहा जाता तराइन या तरावड़ी। तराइन सुना होगा आपने, तराइन। 2 युद्ध हुए थे ना, पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच, वही तराइन है। तो 2 युद्ध तो वहाँ हो चुके थे, यहाँ पे हुई तीसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई 1216 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, तुजुद्दीन येल्दौज जो इसको हरा दिया, किसने, इल्तुतमिश ने। तो ये प्रॉब्लम समाप्त इल्तुतमिश के लिए, इसको हरा दिया। अब अली मर्दान कौन था, ये बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार। ऐबक के मरते ही बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अली मर्दान वहाँ का शासक था। ये प्रॉब्लम थी। अली मर्दान जो है, इसको भी सोल्व कर दिया इन्होंने, एक अभियान चलाया और इनको भी अंडर में ले लिया। लेकिन बंगाल के अंदर जो शासक थे ना, वो समय समय पर अपने आप को स्वतंत्र करवा लेते थे, फिर अभियान चलाते तो फिर वो रुक जाते थे। नजरुद्दीन कुबाचा की अगर बात करें तो 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1227 ईस्वी के अंदर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी इल्तुतमिश के लिए। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी। अब इसको इरेज कर देते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। अब इसके बाद क्या घटना घटित हुई इनके टाइम पे, 1221 ईस्वी में पहला मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है, फर्स्ट मंगोल इन्वेडर, पहले मंगोल आक्रमणकारी आए 1221 में। किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे, याद रखना। और जो कौन था वो थे चंगेज खान। नाम आपसे पूछा जा सकता है, चंगेज खान या तिमुजिन भी इनको कहा जाता है। चंगेज खान, तिमुजिन, नाम याद रखना। कब हुआ? 1221 में। इनके टाइम, किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है, और ये कौन से धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, याद रखना। पश्चिम एशिया के अंदर ख्वारिज्म साम्राज्य था, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो उस ख्वारिज्म साम्राज्य के शासक थे, उनका पीछा करते करते भारत के अंदर ये आए थे, इसको भी याद रखिएगा। वैसे भारत से कोई प्रॉपर दुश्मनी इनको नहीं थी। क्लियर बात यहाँ तक? इसके बाद इल्तुतमिश ने एक और कदम जो उठाया, जो कि आगे चल के बड़ा ही निर्णायक रहने वाला था, वो क्या था? इन्होंने स्थापना की तुर्किश ए चहलगानी, ठीक है, या चहलगानी
इतना भी बोल देते हैं। तुर्किश ए चहलगानी या चहलगानी, इसकी स्थापना की। ये क्या था? ये था 40 तुर्क दरबारियों का ग्रुप था, यानी 40 तुर्क सैनिक जो थे उनका एक ग्रुप होता था तुर्किश ए चहलगानी, ठीक है। और इसके अंदर नेता कौन होता था इनका? वो होता था बलबन, जो आगे चल के दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। बलबन इन सब का नेता होता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने राजकाज जो था शासक नियुक्त करने में बड़ी ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी आगे चल के। वैसे इन्होंने सारा काम नेगेटिव ही किया था, पॉजिटिव कुछ नहीं किया, क्योंकि इनको लगने लगा था कि तुम ही सब कुछ हो, 30 मार खां हो, और तुम जो चाहोगे वही शासक गद्दी पर बैठेगा, इस प्रकार से। तो रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न की थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस कक्षा के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं कि इसको इरेज कर देता हूँ एक बार में। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के भी चलाए, एक टांका और एक जीतल, ठीक है। जीतल और टांका, ये 2 सिक्के चलाए, ठीक है। टांका जो था ये सिल्वर का होता था, और जीतल जो था ये कॉपर का। तो एक कॉपर का सिक्का चलाया, एक चांदी का। चांदी वाले सिक्के को टांका और इसको जीतल कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 4 प्रकार के टैक्स इन्होंने लगाए, 4 टैक्सेस, दिल्ली की जनता के ऊपर 4 प्रकार के कर इन्होंने लगाए, ठीक है। एक था जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खिराज, एंड 4th वन खुम्स, ठीक है। जजिया, जकात, खिराज, खुम्स, ये सब टैक्सेस इन्होंने लगाए। जजिया जो था ये किस पे लगता था? नॉन मुस्लिमों पर, मुस्लिमों को छोड़कर बाकी की जनता के ऊपर लगता था जजिया कर, धार्मिक कर था कि। जकात ये लगता था केवल मुस्लिम पर, ठीक है। और ये मुस्लिम पर जो लगता था ये था कितना? 1/10, ठीक है। 1/10 इसकी कीमत थी, जितने भी इनकम है उसका। और ये नेसेसरी नहीं था, मुस्लिम चाहे तो इसको पे कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जजिया जो है ना, ये भी खिराज के साथ लिया जाता था। जजिया अलग से टैक्स नहीं लिया जाता था इस समय पे, लगाया जरूर था लेकिन अलग से लिया नहीं जाता था। अलग से लिया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। खिराज क्या होता था? खिराज होता था जो आज का हमारा लैंड टैक्स रेवेन्यू, लैंड टैक्स रेवेन्यू, भूमि कर जो होता है ना, कृषि वगैरह भूमि पे जो लगता है वो खिराज। और खिराज उस समय था अप्रोक्सीमेटली 1/3 लिया जाता था। खुम्स जो होता था ये होता था लूट का माल, ठीक है, लूट का माल, रॉबरी का जो जितने पैसा होता था, इसके अंदर से सुल्तान 1/5 रखता था। यानी अगर 500 रुपये अगर कोई लूट के लेके आया है तो उसको क्या करना पड़ता था? 100 रुपये सुल्तान को देने पड़ते थे, 400 रुपये खुद रख लेता था, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये जो लूट का माल होता था, इसमें से 500 का अगर कोई लूट के लाता था ना तो 400 खिलजी को देने पड़ते थे, 100 रुपये खुद रखता था, ठीक है। इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। अब भाई 100 रुपये के लिए कौन लूटने जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े हाथ मारते थे वो, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा बचता था। तो ये 4 प्रकार के टैक्सेस जो हैं वो दिल्ली की जनता पर लगाए थे। एक चीज़ याद रखना, खालसा लैंड, खालसा लैंड क्या होती है? खालसा भूमि, खालसा लैंड वो होती थी जो कि उस समय पर जो सैनिक होते थे ना, जनता के अंदर जो सैनिक होते थे शासन के दौरान, उन सैनिकों को सैलरी के बजाय ये ज़मीन दी जाती थी, खालसा भूमि। और ये गंगा और यमुना जो नदी है उसके आसपास का बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता था, तो खालसा लैंड उसको बोला जाता था, ठीक है। तो वो सैलरी की जगह पे दी जाती थी सैनिकों को, उसको बोलते थे हम खालसा लैंड। चलिए, इसके बाद लास्ट जो, जैसा कि मैंने बताया 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इल्तुतमिश चाहता था कि, मृत्यु से पहले चाहता था कि वो अपने जो बच्चे हैं उनमें से किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित ना करे। और उसकी इच्छा थी कि उसकी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, वो आगे चल के दिल्ली की शासक बने। इसके बाद आइए जिक्र करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। अगली जो शासिका बनी थी भारत के अंदर पहली शासिका, उसको हम पढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं।
आइए इसके बाद अब शुरुआत करते हैं तीसरी शासिका दिल्ली के ऊपर जो थी, जिनको नाम दिया जाता है रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना, इनका नाम था। ठीक है, और ये शासन में रही थी 1236 से 1240 तक। 4 साल भी मुश्किल से रही थी। इसका मतलब ये जो थे ये असफल रही, शासन के दौरान ये असफल रही, अनसक्सेसफुल ये रही। इसका रीज़न क्या था? एक तो पहला रीज़न था कि ये एक फीमेल शासिका थी और लोगों की जो मानसिकता है, मेंटलिटी है, वो इतनी विकसित नहीं हुई थी। उनको लगता था कि एक महिला हम पर शासन करेगी, इसीलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई ज़्यादा। इनका विरोध मुख्य रूप से किन्होंने किया? जो तुर्क दरबारियों का एक ग्रुप था ना, जो 40 सदस्यों का ग्रुप था, तो जो तुर्क ए चहलगानी जिसको मैंने नाम बताया था, उन्होंने इनका सबसे ज़्यादा विरोध किया। और उनको ऐसा लगता था कि हम जिसको कठपुतली को बैठाएं वही शासन करें ताकि हमारी चलती रहे, इसलिए भी उन्होंने इनका विरोध किया। कुछ रजिया सुल्तान जो थी वो शासकों की तरह सारे काम करती थी, दरबार लगाते थे वो बिना ओहले के, यानी बिना पर्दे के, जैसे दरबार लगाना, दरबारियों के साथ बातचीत करना, शिकार पर जाना, वो सारे काम करती थी। तो इन सब चीज़ों से भी वो उनको जलने लगे थे जो तुर्क दरबारी थे वो, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए इनके खिलाफ। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़े बहाना बनाया इन तुर्क दरबारियों ने, वो क्या था कि एक याकुत खान नाम के निग्रो मुसलमान थे। निग्रो मुसलमान है, नीचा मुसलमान जिनको कहा जाता था, उनको इन्होंने क्या किया? हेड बना दिया एक विभाग का। कौन से विभाग का? अस्तबल, जो घोड़ों का विभाग होता था ना, अस्तबल विभाग, उसका विभाग का हेड बना दिया याकुत खान को, किन्होंने? रजिया सुल्तान ने। अब किसी विभाग का हेड बनाने का मतलब होता है कि वो रजिया सुल्तान के बहुत करीब हो। तो क्या इन तुर्क दरबारियों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रजिया सुल्तान और याकुत खान के बीच में कुछ संबंध हैं, गैर संबंध हैं, इसलिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है, कुछ बुक्स के अंदर लिखा जाता है कि याकुत खान रजिया सुल्तान को घोड़े पर बैठा के घुमाता था, बट वो सब झूठ है, क्योंकि रजिया सुल्तान जब भी कभी बाहर निकलते थे तो वो हाथियों पर जाती थी, घोड़ों पर कभी नहीं जाती थी। याकुत खान और इनका लेकिन मेलजोल अच्छा था। अब एक बार क्या हुआ, इन तुर्क दरबारियों ने अल्तोनिया नाम का एक गवर्नर थे, जो भटिंडा के गवर्नर थे, उनको भड़का दिया और इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और कहा कि मैं शासन के अंडर में नहीं रहूँगा, मैं स्वतंत्र करवाऊँगा भटिंडा को। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान गई, तो रजिया सुल्तान को षड्यंत्र के द्वारा अल्तोनिया ने और 40 तुर्क दरबारियों ने मिलकर के कैद कर लिया गया। ठीक है, अब रजिया सुल्तान कैद कर लिया गया, लेकिन रजिया सुल्तान ने एक दोबारा से अपनी चाल चली और अल्तोनिया से शादी कर ली। अब शादी के लिए अल्तोनिया ऐसे राजी नहीं हुआ, अल्तोनिया ने इसको कैद किया रजिया को। फिर अल्तोनिया जब सोचा कि अब दिल्ली में जाऊँगा तो 40 तुर्क दरबारी जो हैं वो मेरा सम्मान करेंगे और मुझे शासक बना देंगे वहाँ का। लेकिन अल्तोनिया जब इनके पास पहुँचे शासन दिल्ली, तो इन्होंने इनका अपमान कर दिया, अल्तोनिया का अपमान किया। इसीलिए इन्होंने क्या किया? रजिया से शादी कर ली और रजिया अपनी चाल चाहती थी कि शादी हो ताकि दोबारा से शासन कर सकें। शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद भी इन दोनों को क्या किया गया? पकड़ के और हरियाणा के अंदर एक जगह है कैथल, वहाँ पे ले जाके मारा गया। तो बेटा आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितनी भी चीज़ें मारने, काटने, लड़ाई, युद्ध की होती हैं, वो सारी जाके हरियाणा की भूमि पर होती हैं। पता नहीं ऐसा क्या करते थे, जब भी इनको ऐसे कोई प्यार मोहब्बत वाली चीज़ करनी होती थी, जाके उत्तर प्रदेश में बसते थे। कहीं ताजमहल बनवा दिया, कहीं महल, कहीं किला बनवा दिया, और जैसे लड़ाई का मन में आता था तुरंत पहुँच के हरियाणा पहुँच जाते थे, अब करते हैं लड़ाई। ठीक है, महाभारत आपने सुना होगा, और पानीपत की पिछली लड़ाइयाँ भी, और यहाँ भी एक तीसरी लड़ाई भी हुई थी, और इसके बाद यहाँ भी देखो कैथल के अंदर इनको लाके मारा गया। अब जो है वो तो है, क्या किया जा सकता है। चलिए, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई 1240। अब इसके बाद गद्दी पर छोटे मोटे कुछ बैठे शासक, बट कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि तुर्क दरबारी में चाहते थे कि हमारे हाथ की कठपुतली रहें। और तुर्क दरबारियों का एक मैंने मुख्य हेड बताया था, बलबन जो था ना, वो भी एक बार शासक बना, बट उसको तुरंत 1 साल के बाद अंदर ही हटा दिया गया। लेकिन बलबन ने प्रयास करता रहा। बलबन वो साहसी तो था, अच्छे तरह से साहसी योद्धा था, प्रयास वो करता रहा, और प्रयास के बलबूते पर दोबारा से उसने क्या किया? कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया जो उसके विरुद्ध थे,
और दोबारा से उन्होंने इस दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया, और वो कब किया? 1266 के अंदर। तो आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद अगले शासक जो गुलाम वंश के अंदर थे, जो गद्दी पर बैठे, घियासुद्दीन बलबन, घियासुद्दीन बलबन, या इन्हीं को कहा जाता था बहाउद्दीन बलबन भी कहा जाता था इनको। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि 40 जो तुर्क दरबारियों का ग्रुप था चहलगामी, उनके मुख्य हेड यही थे उस समय पर। ठीक है, तो ये शासन के अंदर आए, और शासन के अंदर आने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम किया, इन्होंने क्या कि यार जब मैं मुख्य हेड होता था तुर्क जो चहलगामी था, 40 तुर्क दरबारियों का ग्रुप था उसका, तो हमने बड़े लोगों के नाक में दम किया। अब अगर मैं शासक बन गया तो अब उनका भी कोई ना कोई हेड होगा और वो हमारे नाक में दम करेगा। इससे अच्छा उसको पहले ख़त्म करता हूँ। उसको मैं बताता हूँ तुम्हें। इसने क्या किया, सबसे पहले उसी को ख़त्म किया। अब और उनके ऊपर 2 नियम लगा दिए, एक सिजदा, एक पाइबोस। ठीक है, सिजदा का मतलब होता था सिर झुकाना, और पाइबोस मतलब पैर चूमना। यानी जो चहलगामी था उसको खत्म किया पहले, और उसके अंदर जो व्यक्ति थे ना, जो सैनिक थे, उनके ऊपर 2 नियम लगा दिए कि जब भी शासक, जब भी मैं बलबन ने कहा जब भी मैं दरबार में आऊँ तो सिर झुकाएंगे और पैरों को चूमेंगे बादशाह के। ठीक है, ताकि वो कभी इतने ऊपर ना उठ पाए कि कल को विद्रोह कर दें। चलिए, इसके बाद बलबन के बारे में याद रखें, आपसे पूछ सकता है कि नीति इन्होंने कौन सी अपनाई। इन्होंने अपनाई लौह एवं रक्त की। ठीक है, आयरन एंड ब्लड। ठीक है, ये नीति इन्होंने अपनाई। इसका मतलब है कि जो जिन्होंने माना वो ठीक है, नहीं माना तो तलवार से उसका रक्त बहा दिया, या अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान भी जो जो इसके बीच में अड़चने आई, तलवार से रक्त बहा दिया। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई बलबन ने, याद रखिएगा। इसके बाद बलबन जो थे, इन्होंने एक फेस्टिवल शुरू किया, नौरोज फेस्टिवल। ठीक है, नौरोज फेस्टिवल। नौरोज नव वर्ष, नया रोज, यानी नया साल जो था ना, नए साल के उपलक्ष्य में इन्होंने ये फेस्टिवल शुरू किया। और इसके अंदर क्या होता था, नए साल पर 9 दिन की छुट्टी, नए साल पर 9 दिन की छुट्टी का जो फेस्टिवल था उसी को कहा जाता है नौरोज फेस्टिवल। इसके अलावा इन्होंने जो अपना शासन था, अपने शासन के अंदर, दरबार के अंदर बिल्कुल सीरियसनेस ला दी थी। ठीक है, ताकि इतना गैप रहे कि कोई भी अगर दरबारी इसके खिलाफ विद्रोह करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल सीरियस रहते थे ये। ठीक है, और इनको सलाह भी सब नहीं दे सकते थे, सब इनको सलाह देते हुए डरते थे। इनको सलाह सिर्फ देता था जिनका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन ये दिल्ली का कोतवाल था, एक बूढ़े कोतवाल थे, दिल्ली के कोतवाल थे, यानी पुलिसमैन थे। सो यही इनको सिर्फ सलाह दे सकते थे, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2 विभाग जो है उनकी स्थापना की बलबन ने। एक किया था दीवान ए अरिज, और एक विभाग बनाया था दीवान ए ब्रीद। दीवान ए ब्रीद और दीवान ए अरिज। दीवान ए अरिज जो था ना, ये था सैनिकों की भर्ती के लिए डिपार्टमेंट, और ये जो विभाग था ये था जासूसों का विभाग। यानी कुछ जासूस अपॉइंट किए और हमें दरबार के अंदर उनको फैला दिया, ताकि इंटरनल कोई बात होती रहे तो वो इनको पता लगे। ठीक है, अब इनके हेड जो होते थे, हेड को क्या बोला जाता था, दीवान ए अरिज जो विभाग था उसको कहा जाता अरिज ए मामलिक, जो इनके हेड होते थे, और इसके हेड को ब्रिद ए मामलिक ये कहा जाता था। जस्ट वैसे दिमाग में रखिएगा इन दोनों विभाग के जो हेड थे उनको। ठीक है,
चलिए, इसके बाद इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, स्पेस कम पड़ गया। बलबन ने एक किला बनवाया था, किलोकरी फोर्ट, ठीक है, यानी जिसको हम बोलेंगे किलोकरी किला, इन्होंने बनवाया था दिल्ली के अंदर। और इस किलोकरी किला जो है ना, इसको कहा जाता है बलबन का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ बलबन, रेड फोर्ट ऑफ बलबन कहा जाता है। यहीं से बलबन शासन करता था। और ये कौन थे? लास्ट शासक थे जो 1289 से 1289 से 1290 लास्ट शासक है दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश के, जिनको लास्ट में किसने मारा? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश अब आगे आएगा ना, तो खिलजियों ने इनको मार करके खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये था आपका गुलाम वंश, इलबरी डिनेस्टी। और लगा कैसा आपको ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज मैंने पढ़ाया है, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि टर्म्स जो सारी हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको लिखा। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, तीसरा लेक्चर हमारा जो होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। थैंक यू।